नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे अजीत पवार की विमान हादसे में मौत क्या बहुत बड़ी साजिश थी? यह दुर्घटना नहीं बल्कि उनको जानबूझकर मारने की कोई प्लानिंग थी, कोई षड्यंत्र था। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इस दुर्घटना के करीब 2 हफ्ते बाद उनके परिवार के लोगों ने इस पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। रोहित पवार है, विधायक है महाराष्ट्र में, और एनसीपी शरद पवार गुट के हैं। लेकिन चूंकि आपको पता ही है कि शरद पवार के ही भतीजे थे अजीत पवार, जो वहां से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, तो उन्हीं के एक भतीजे के बेटे हैं रोहित पवार और विधायक है, एनसीपी शरद पवार गुट के हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे प्रिय काका, हमारे चाचा का इस तरीके से जो पूरे महाराष्ट्र में लोगों में लोकप्रिय थे, उनकी ये मौत साधारण मौत नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी साजिश है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुंबई में उन्होंने और बाकायदा पूरा प्रेजेंटेशन देकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और कहीं कि ये मांग की है उन्होंने कि इस हादसे की जांच केवल सरकारी स्तर पर न कराई जाए बल्कि इसमें बड़े जो एविएशन सेक्टर के यानी विमानन क्षेत्र के बड़े तकनीकी जानकार हैं, उनकी अध्यक्षता में उनकी एक टीम के जरिए इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, आशंका दिखाई पड़ रही है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने तो सबसे पहले उन्होंने इसकी जो यात्रा है इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग बदली गई। ये भी उन्होंने कहा कि ये यात्रा पहले हवाई जहाज से होने ही वाली नहीं थी, कार से यानी सड़क मार्ग से जाने वाले थे, उनके साथ कारों का काफिला भी जा रहा था, लेकिन अचानक ये प्लान बदला गया। और कई सारे उन्होंने सवाल उठाए और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ऐसा नहीं है कि हम यूं ही लाकर इतने दिन तक हम चुप बैठे रहे, तो उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि हम अपने स्तर से बहुत सारी जानकारी जुटा रहे थे और उन जानकारियों के बाद फिर हमको ये लग रहा है कि ये सामान्य हादसा नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। कई बातें, और उन्होंने जो साजिश आशंका जो जताई है, जहां पर उनको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं कि इनकी जांच खासतौर पर होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले नाम आता है उस वीएसआर कंपनी का, जिस कंपनी से ये जहाज किराए पर लिया गया था। दूसरे फिर उनका जो संदेह की जो सुई जा रही है वो जा रही है बुकिंग करने वाली, यानी जो आप चार्टर्ड प्लेन लेते हैं उसकी बुकिंग करती है, तो वो कंपनी है एक एरो कंपनी। उस एरो कंपनी पर वो सवाल उठा रहे हैं। तीसरा सवाल उन्होंने उठाया है जो मुख्य पायलट थे जहाज को चलाने वाले सुमित कपूर, उन पर उन्होंने सवाल उठाया और ये भी कहा है कि जो को पायलट थी शांभवी कपूर, वो इस जहाज को उड़ाने का उनका एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा था और उन्हीं को उड़ाना था, लेकिन आखिरी मोमेंट में ये सारी प्लानिंग बदली गई। क्यों बदली गई, इनके पीछे क्या कारण था? चौथा जो अगला आशंका उन्होंने जताई है कि कंपनी के ये जहाज के मेंटेनेंस को जो देखने वाली कंपनियां होती हैं, उन पर भी सवाल उठाया है कि जब जहाज में कोई तकनीकी खामी नहीं थी तो फिर यह दुर्घटना हो कैसे गई? सारी चीज़ें जब आप चेक करके भेज रहे हैं, और ये कंपनी है एमआरओ, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग। रोहित पवार का ये कहना था कि सिर्फ 2 कंपनियां ये काम करती हैं जहाज़ों की एमआरओ का काम, यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, और फिर वो सर्टिफिकेट देती हैं, तभी वो जहाज़ उड़ने के लिए उसको तैयार माना जाता है कि अब इसको उड़ाया जाएगा, उड़ने की उसको परमिशन मिलती है, सर्टिफिकेशन। 2 ही जगह है, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है। और मुंबई की जो कंपनी है, अब ये यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट आ रहा है कि मुंबई की कंपनी से प्रफुल्ल पटेल का भी नाता है, जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष अजीत पवार थे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उनकी कंपनी इस मेंटेनेंस का काम करती है, यानी जो मेंटेनेंस कंपनी है उसमें उनकी भी उससे वो जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी शेयर होगा, जो कुछ भी होगा। एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रफुल्ल पटेल, यानी विमानन मंत्री रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि जैसे ही हादसा होता है उसके अगले दिन से कवायद शुरू हो जाती है कि एनसीपी सरकार में शामिल होगी, महाराष्ट्र में नहीं होगी, और उसको लेकर प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के कुछ और नेता वहां पर जाकर मुलाकात करते हैं देवेंद्र फडणवीस से।
उसी समय ये सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं द ग्राउंड रिपोर्ट पर, कि सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, उनको डिप्टी सीएम के लिए बनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। तब भी ये सवाल उठ रहे थे। हालांकि घटना के अगले ही दिन ये एक विमान दुर्घटना ऐसी है जिसमें दुर्घटना के बाद से ही सवाल उठने लगे और षड्यंत्र की आशंका जताई जाने लगी। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा, और बाद में जब काफी बार बार कह रहे हैं संजय राउत, एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। कई नेताओं ने इसकी जांच की मांग की और ये एक बड़ा षड्यंत्र की आशंका देखी गई है कि क्या कुछ इसके पीछे है। शरद पवार ने उस समय तो ये कह दिया कि इसको राजनीतिकरण इसका न किया जाए या इसमें षड्यंत्र नहीं है, भी हादसे के रूप में रखा जाए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रोहित पवार, तो उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए शरद पवार साहब ने कह दिया कि इसमें आशंका अभी नहीं देखी जानी चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए। अभी उसका ब्लैक बॉक्स मिले, ब्लैक बॉक्स तो मिल गया, अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन यही बात कही रोहित पवार ने कि इतने दिनों तक, 10-11 दिनों तक हम लोग और मैं और मेरी टीम, बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं और मेरी टीम एक एक पॉइंट की जांच कर रही है, विशेषज्ञों से मिलकर, सलाह लेकर और उनको अपनी टीम में शामिल कर। और आशंका के जो बिंदु हैं वो यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि भाई इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और यहां कई बातें हैं कि जो आशंका साबित होती है। वीएसआर कंपनी, जिस कंपनी का विमान था, उसके मालिक है विजय कुमार सिंह, उन्होंने उसी दिन कह दिया कि तकनीकी खराबी नहीं थी, दिखाई नहीं पड़ रहा था, दृश्यता की वजह से ऐसा हो गया होगा। लेकिन विजिबिलिटी महाराष्ट्र में बारामती में बहुत बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी और उस समय की रनवे दिखाई ना पड़े। हाँ, जनवरी का महीना था, उत्तर भारत में कहीं होता, कोहरा रहता, वो सारी चीज़ें समझ में आती है, वहाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। महाराष्ट्र में वैसे भी कोहरे वगैरह की इतनी समस्या नहीं रहती है। एक और बात रोहित पवार ने कही है कि जब ये विमान हादसा हुआ तो इसकी ठीक से जांच नहीं हुई या जानबूझकर इसमें षड्यंत्र किया गया, क्योंकि स्थानीय लोगों ने 5 धमाके सुने थे और ऐसा लग रहा है कि उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल जो है, एडिशनल फ्यूल उसमें रखा हुआ था, उसको ले जाया जा रहा था, यानी उसको कार्गो किया जा रहा था। उसमें क्यों किया जा रहा था एडिशनल फ्यूल? जानबूझकर किया जा रहा था, यानी पैसे बचाने के लिए किया जा रहा था, या फिर जब पता था कि अगर ये फ्यूल है, इसमें ज़रा सा भी कोई दिक्कत होती है तो आग लग जाएगी, धमाका हो जाएगा, ये जानबूझकर किया गया था। एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने किताब को कोट किया है जो इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कही गई है या उसके किसी अधिकारी के हवाले से कही गई है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर आपको निशाना बनाना हो तो सबसे पहले उसके ड्राइवर या उसके पायलट को चुनो। ये बात उन्होंने कही। अब इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है? अच्छा, ये तकनीकी पहलू है, इनकी जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं किसी का भी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जानबूझकर की गई हैं तो निश्चित तौर पर किसी का नाम आएगा। कहा रोहित पवार ने कि किसी बड़े नेता से मिलने के लिए वो मुंबई जा रहे थे। अब ये बड़े नेता कौन है? एक बात और, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन से जब वहां पर मलबे से बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी तो वहां पर एनसीपी के ही नेताओं ने कहा कि वो एक बड़ा खुलासा करने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगाए थे और कहा था कि मैं सारे दस्तावेज मैंने जुटा लिए हैं, बहुत जल्दी उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। तो उनकी पार्टी लोगों ने कहा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कि उस विमान हादसे के जगह पर बहुत सारे ऐसे उस मलबे में कागज़ मिले हैं जो कि सरकारी कागज़ है। तो क्या उन फाइलों का पुलिंदा लेकर भी अजीत पवार जा रहे थे? ये सवाल उसी दिन से बना हुआ है। और जब आशंका जताई जा रही है कि ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, तो फिर ये उंगली उधर जाती है कि क्या जिसके बारे में खुलासा करने वाले थे उसकी तरफ से ये सारी चीज़ें तो नहीं की गई। ये आशंका किसकी तरफ से हो रही है? ये बड़ा नेता कौन है? इन पर बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। अब उनके परिवार की ओर से जब ये मुद्दा उठ रहा है और एक बड़े लेवल पर बाकायदा वो तैयारी देखी जा सकती है, रोहित पवार ने किस तरह से पूरा प्रेजेंटेशन देते हुए सारी चीज़ें बताई
और तुरंत ही जिस तरह की प्रतिक्रिया बचाने वाली आ गई विमानन कंपनी के मालिक की, उसके अलावा मेंटेनेंस कंपनी की और डीजीसीए की, उससे भी ये लग रहा है कि चीज़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कहा उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने भी उस दिन, कि हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसकी जांच की मांग करते हैं, विस्तृत जांच की मांग, कि कहाँ कुछ दिक्कतें आई। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है, और उसी में जब यहाँ पर ताबड़तोड़ ये कार्रवाई हुई कि अभी शोक का जो एक वक्त होता है वो ख़त्म भी नहीं हुआ था, जिसको कहते हैं कि अभी आंसू सूखे भी नहीं हैं, उसी समय सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के, यानी अजीत पवार साहब की पत्नी को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। हालांकि उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन किसी तरह की आशंका से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। अब वो महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री हैं, अब उनकी तरफ से क्या कुछ आता है, लेकिन रोहित पवार ने जो सवाल उठा दिए हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत हैरान करने वाले हैं। निश्चित तौर पर इसकी बृहद जांच होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल जांच इसकी होनी चाहिए, ताकि चीज़ें पता चलें कि क्या कुछ हो रहा है, हादसा है, षड्यंत्र है या फिर कुछ और है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।